हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको बताया गया था कि अब जो भी पेपर होगा उसकी आपको बेटा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराए जाएंगे। और मान लीजिए कि हम यूपीपी या जीडी या एसआई के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो उसको सिर्फ वही बच्चे देखें। सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास का मान लीजिए जो क्वेश्चन आया है या सिर्फ जीडी में पूछा जाएगा या लेखपाल में, वो सभी पेपरों में पूछा जाएगा। तो हालांकि अगर आप बात करेंगे ये सन 2019 में हर शिफ्ट में जो जीडी का पेपर हुआ था, ये वहाँ के क्वेश्चन हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन आपके सन 2019 के जीडी के पेपर में आए थे वहाँ के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे सब लोग, क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है आपके अन्य पेपरों में भी रिपीट हो सकते हैं। टेट में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और बात करोगे सुपर टेट की तो वहाँ भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर टेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीपी की बात कर लीजिए, लेखपाल की बात कर लीजिए, एसआई की बात कर लीजिए, तो हर जगह आपके क्वेश्चन काम आएंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिए। हम आपके साथ हैं, बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और जॉब लेना है। अगर आप बात करोगे प्रैक्टिस सेट की, जीएस के क्वेश्चन है आपके, जीएस का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप बात करेंगे पहले क्वेश्चन की, करनाल का युद्ध फारसी शासक जिसका नाम क्या था, नादिर शाह ने किसे हराकर जीता था। मतलब कहने की बात है जो करनाल का युद्ध हुआ था वो आपका जो फारस का शासक था नादिर शाह, उसने किस भारतीय शासक को हराया था। अगर आप सन की बात करेंगे तो 1739 की बात कर रहा है। किस सन की बात कर रहा है ये? 1739। तो बेटा इतिहास में 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण होता है। कि ये भी क्वेश्चन इसी से निकल आया कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है 1739 में करता है। इस समय भारत का शासक कौन था? तो इस समय मुगल सम्राट का शासक चल रहा था। लेकिन मुगल शासक में नाम अगर पूछेगा आपसे तो आपका मुगल शासक मोहम्मद शाह हो जाएगा। तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर कुछ क्वेश्चन आप और देखेंगे नादिर शाह में, तो इसी नादिर शाह ने 1739 में जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत का जो प्रसिद्ध हीरा था जिसका नाम क्या था, कोहिनूर हीरा। इससे भी आपसे कई क्वेश्चन पूछता है। कोहिनूर हीरा जो उस समय अगर देखोगे शाहजहाँ के मयूर सिंहासन पर लगा था। किसके? शाहजहाँ के मयूर सिंहासन पर लगा था। तो वहाँ से ये लूट कर ले गया था। तो ये भी पूछ सकता है कोहिनूर हीरा भारत से कौन फारस शासक लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह कब? 1739 में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आप पूछेंगे टेस्ला किसकी इकाई है? तो अगर आप बात करेंगे टेस्ला विद्युत चुंबकीय या विद्युत प्रवाह तीव्रता की इकाई होती है। तो इसमें अगर बात करेंगे इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। टेस्ला किसकी इकाई होती है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए, बात आपको याद रखना है। तो अगर आप बात करेंगे मूल कर्तव्यों की तो ये यूएसएसआर से लिए गए हैं। वर्तमान में बात करोगे तो यूएसएसआर टूट गया है। तो अब वर्तमान में क्या हो गया है आपका? रूस हो गया। तो दोनों विकल्प में आपको मिल सकता है यूएसएसआर या आपको केवल रूस मिल सकता है, सोवियत संघ ऑफ रशिया या मिल सकता है सोवियत संघ ऑफ रशिया या यूएसएसआर। तो आप देखेंगे इस विकल्प में आपका तो यूएसएसआर दिया है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोवियत संघ ऑफ रशिया, पहले ये रूस और साथ में 13-14 देशों का एक ग्रुप हुआ करता था। लेकिन 1990-91 में क्या हुआ, ये ग्रुप टूट गया और सब देश अलग हो गए। तो आपको रूस भी मिल सकता है, सोवियत संघ रूस मिल सकता है या यूएसएसआर मिल सकता है। आपके लिए सही हो जाएगा। फिर बात करोगे वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मूल अधिकार हैं। पहले कितने थे? पहले 10 ही थे। 11वां आपका कौन सा मूल अधिकार है? 6 से 14 वर्ष तक को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आपके 11वां मूल अधिकार है। और जो मूल अधिकार हैं ये आपके संविधान में बाद में जोड़े गए हैं। जब हमारा संविधान बना था तब आपके मूल अधिकार नहीं थे, ये बाद में हमारे संविधान में जोड़े गए थे। इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, मनुष्य में ऑक्सीजन प्रवाहन के लिए उत्तरदायी, ये पूछ रहा मनुष्य में ऑक्सीजन प्रवाहन के लिए क्या उत्तरदायी है? पहला विकल्प है आपका लसिका, दूसरा विकल्प है आपका फेफड़े, तीसरा विकल्प है आपका हीमोग्लोबिन और चौथा विकल्प आपका क्या है? मेलेनिन। तो अगर आप बात करेंगे ऑक्सीजन प्रवाहन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है आपका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक कौन है? तो अगर इन सब विकल्प की आप बात करेंगे तो ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक कौन होता है आपका? चांदी। कई पेपरों में क्वेश्चन पूछा है, ये ऊष्मा का सबसे बड़ा चालक है, सबसे सुचालक धातु है कौन? आपकी चांदी। फिर अगर आप बात करेंगे केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? यहाँ केरल की बात कर रहा है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा केरल में
ओणम। कौन सा विकल्प है बेटा आपका? ओणम। ये आपका अगर पोंगल की बात करें, दो त्यौहार यहाँ जो सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, पोंगल ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, पोंगल ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और आप अगर बात करोगे ओणम तो ये कहाँ मनाया जाता है? आपका केरल में। तो दक्षिण भारत के जो अगर बात करोगे, दो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार हैं, जब भी पूछा जाता है यही दो पूछा जाता है, ओणम और पोंगल। अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पहले स्तनपायी क्लोन का नाम क्या है, कौन सा ऐसा क्लोन है जो पहला बनाया गया था, पहले स्तनपायी क्लोन क्या है, ये भी आपका जीडी में पूछा गया है। तो अगर आप बात करेंगे, इसका नाम आपका डॉली था। पहले स्तनपायी क्लोन का नाम क्या था? डॉली था। ये था क्या, कौन सा जानवर था? ये आपका भेड़ था। नाम क्या था रखा गया था इसका? डॉली रखा गया था। तो आपका ये विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? थोड़ी जो इस तरह के क्वेश्चन है, ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, या कौन सी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, या आपका पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पेपर में पूछ लिया जाए, लेकिन आपको पढ़ना तो है ही है आपको। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, ड्यूस शब्द की बात करेंगे तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। फिर अगर बात करेंगे, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती हुई, पूछना चाहता है वह कौन सी नदी ही एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर प्रवाहित होती है। तो इन नदियों की अगर बात करेंगे, गंगा की बात करेंगे, क्या झील के अंदर बहती है? नहीं, ये कई राज्यों से होकर बहती है। सीन भी नहीं है, शारदा भी नहीं है। आपकी कौन सी नदी है? आपकी लूनी नदी है। ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, राजस्थान में। और यह भारत की एक अंतर प्रवाह नदी का उदाहरण है। ये भी पूछ सकता है, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतर प्रवाह नदी का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा? लूनी नदी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही बहती है, राजस्थान में बहकर और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसी नदी जो एक ही क्षेत्र में बहती है उसको हम अंतर प्रवाह का उदाहरण बोलते हैं। तो ये अंतर प्रवाह का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये क्या है? एक राजस्थान में बहती है, आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया। और ये पूछेगा कि झील के अंदर कौन सी बहती है, तो आपका लूनी नदी। फिर अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अगर बात करोगे उत्तरी भारत के मैदानों में दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाएगा, तो आप बात करोगे तराई। किस नाम से जाना जाता है? आपके तराई नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध भी है कि जो गांव नदी के किनारे स्थित होते हैं, दलदली क्षेत्र में स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ये लोग तराई में रहते हैं, ये लोग गांजर में रहते हैं ना देसी भाषा में। तो आपका ये क्या हो जाएगा? आपका तराई हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे प्रधानमंत्री PGMY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आपका ये जो हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर अगर आप बात करेंगे, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? इस क्वेश्चन की अगर आप बात कर रहे हैं तो भारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अमेरिका अपने आप को कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन रियल में की अगर बात करोगे तो भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आप बात करेंगे लोकतंत्र की, बेटा लोकतंत्र क्या होता है? तो अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर सर्वप्रमुख आपकी कौन हो? सर्वप्रमुख आपकी जनता हो। लेकिन अगर बात करोगे अमेरिका की, तो क्या ऐसा है? हाँ, वहाँ की जनता है तो आपकी सर्वप्रमुख, लेकिन अगर बात करोगे अमेरिका की, तो विश्व के इतिहास की अगर बात करोगे तो बहुत सारे देशों के साथ उसने युद्ध लड़े हैं। जब भी देखो किसी ना किसी देश में हस्तक्षेप किया करता है आपका। इसलिए अगर बात करोगे जो भारत है आपका, वो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका ये है भी। फिर अगर आप बात करते हो निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, तो आप देखोगे शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करोगे आपकी, तो इसमें से आपकी उड़ीसा भी है, आपकी कथकली भी है आपकी, और आपकी कथक भी है। कथक कहाँ है? आपके यूपी में है। कथकली की बात करोगे और आपकी उड़ीसा की बात करोगे, आपके उड़ीसा में है। और इसमें से अगर बात करोगे कालबेलिया की, ये आपका शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कालबेलिया आपका जो है एक प्रकार का लोक नृत्य है, राजस्थान के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपका सिर्फ इतना याद रखना है क्या कि शास्त्रीय नृत्य की शैली कौन सी नहीं है? आपकी कालबेलिया नहीं है। फिर बात करोगे मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा? अगर बात करोगे क्या तंत्रिका तंत्र का है, परिसंचरण तंत्र का है, पाचन तंत्र का, या अंतःस्रावी तंत्र का है? तो मस्तिष्क की बात करोगे तो ये तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। कौन? आपका मस्तिष्क। इसका है आपका ये तंत्रिका तंत्र का। फिर अगर आप बात करते हो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो आप बात करेंगे, अगर सर्वोच्च सैन्य सम्मान की बात करेंगे तो दो सम्मान की बात आती है। एक तो आपका परमवीर चक्र होता है, एक आपका अशोक चक्र होता है। जो आपका परमवीर चक्र होता है ये युद्ध के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। जो ये आपका अशोक चक्र होता है ये शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। तो यहाँ पे युद्ध के समय पूछ रहा है आपका, तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर परमवीर चक्र हो जाएगा।
पहले नंबर पर परमवीर चक्र है, अगर क्रम लगाने पूछ दे आपसे, परमवीर चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर आपका वीर चक्र है, ये युद्ध के समय। अगर शांति के समय पूछोगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका तो अशोक चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए अगर आप बात करेंगे हिमालय पर्वत से संबंधित तो कई कंफ्यूज वाले क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछता है हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपकी माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता है हिमालय पर्वत की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपका तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहता है भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपको पता है जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है तो भारत के, लेकिन ये पीओके क्षेत्र में है, पीओके क्षेत्र में है और पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो अगर पूछ ले भारत की या भारत में स्थित आपकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी तो कंचनजंगा हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत हिमालय की सबसे ऊंची, मतलब जो हिमालय भारत हिमालय की यहाँ पे बात कर रहा है तो आपकी कौन सा हो जाएगा आपकी कंचनजंगा, क्योंकि K2 या गॉडविन ऑस्टिन आपका दिया नहीं तो वो सही हो जाता है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेकिन आपका K2 या गॉडविन ऑस्टिन दिया नहीं तो आपका कंचनजंगा सही हो जाएगा। फिर पूछोगे भारत में लोगों डैश डैश करके लोगों की राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलता है तो पहला ये कहता है कि भारत में राज्यों को जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है इलेक्शन में वो किस आधार पर दिया जाता है तो आप बात करोगे जो प्रतिनिधित्व दिया जाता है ये जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। जिस राज्य में जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उसका प्रतिनिधित्व उतना ज़्यादा ही किया दिया जाएगा। एग्जाम्पल सुनिए आप, मान लीजिए बात करेंगे आप उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपके कितने ज़िले हैं 75 ज़िले हैं, लेकिन सांसद कितने हैं 80। तो जब 75 ज़िले हैं तो एक ज़िले में एक सांसद होता है तो आपको 75 सांसद होने चाहिए, लेकिन सांसद कितने हैं 80, तो 5 बढ़ गए इसलिए बढ़े क्योंकि कुछ ज़िले बहुत बड़े हैं। जब ज़िले बड़े हैं तो वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगा, तो जो ये प्रतिनिधित्व दिया जाता है राज्यों को ये जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। तो आप देखेंगे इसमें से कौन सा विकल्प हो जाएगा, कम आबादी अधिक आय, कम ऐसा कुछ नहीं, अधिक आबादी। अधिक आबादी का ही मतलब है अधिक जनसंख्या, आबादी कहिए चाहे आप जनसंख्या कहिए। फिर अगर आप बात करेंगे हिमालय की ऊँची ऊँची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं आपके, तो क्या कहलाते हैं ये बुग्याल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय में ऊंची जो आपकी बेटा ये घास के विशाल मैदान पाए जाते हैं हिमालय पर्वत में क्या कहलाते हैं, ये बुग्याल कहलाते हैं। फिर आप देखोगे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए थे, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप देखेंगे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी अगर बात करोगे तो स्वतंत्रता के बाद ये पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और आपके ये गृह मंत्री भी थे आपके। वर्तमान में अगर देखोगे तो उप प्रधानमंत्री पद का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, कई बार तो आपको देखने को ही नहीं मिलता उप प्रधानमंत्री का पद, इतना आप याद रखिएगा। फिर अगर बात करोगे निम्नलिखित में से व्यापार अवरोध नहीं, व्यापार अवरोध का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कहीं व्यापार करने जा रहे हैं तो आप पे रोक टोक लगना। अवरोध मतलब क्या होता है, रोक टोक लगना। तो आप समझिए उत्पादन या सब्सिडी, तो ये तो बेटा व्यापार अवरोध है, ठीक है। फिर अगर बात करोगे शुल्क अवरोध ये भी है, निषेध प्रतिरोध ये भी है, आपका निर्यात सुरक्षा। बात करोगे अगर इसमें जो आपका ये विकल्प ज़्यादा सही है आपका अगर तो निर्यात सुरक्षा। इससे बेटा देखोगे तो व्यापार पर अवरोध नहीं लगता, क्योंकि जितना ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी निर्यात को उतना ज़्यादा लोग क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा व्यापार करेंगे, उतना ही ज़्यादा व्यापार करेंगे। मान लीजिए आप व्यापार करने जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपका सामान लूट ले या बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हो तो क्या व्यापार करोगे, नहीं करोगे। क्यों, तो इससे मतलब आपके व्यापार में अवरोध लग रहा है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा दी है व्यापार करने की तो जाहिर बात है ये क्या, इससे आपका व्यापार बढ़ेगा। तो इतना आप याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में नहीं थे। तो कहना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो जो वर्तमान में आपकी बीजेपी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। कब की थी अगर बात करोगे 21 अक्टूबर 1951 में की थी। और कहाँ की थी आपके, दिल्ली में की थी। 21 अक्टूबर 1951 में कहाँ की थी, आपके दिल्ली में की थी। और उस समय इनके चिन्ह की बात करोगे, उस समय जब इसकी स्थापना की गई थी तो इनका चुनाव चिन्ह क्या था, दीपक था। और वर्तमान में इनका चिन्ह क्या है, वर्तमान में अगर बात करोगे सबको पता है वर्तमान में क्या है, कमल का फूल। वर्तमान में इनका जो चुनाव का चिन्ह है आपका वो कमल का फूल है। फिर अगर आप बात करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1793 में जमींदारी प्रणाली को किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो अब बात करोगे 1793 में जमींदारी प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था।
आपने देखा कि अंग्रेज आते हैं भारत में और भारत का लगातार शोषण करना प्रारंभ करते हैं, तो टैक्स वसूलने के लिए जो कृषि से जो अनाज पैदा होता है उस पर टैक्स लगाने के, कर लगाने के लिए नई नई तकनीक अंग्रेज लाते हैं। कभी रैयतवाड़ी लाते हैं, तो कभी महालवाड़ी लाते हैं, तो कभी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली लाते हैं। तो जो पहली प्रणाली आपकी शुरू की गई थी अगर देखोगे तो आपकी यही इसको कह सकते हो, इसी प्रणाली जो है ये पहली प्रणाली थी। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। इसे जमींदारी प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। इससे पहले भी अगर देखोगे तो वारेन हेस्टिंग के समय आपकी तुजकेदारी या इस्तेमरारी प्रणाली भी शुरू की गई थी, लेकिन इतना ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं मिलती है। 3 प्रणाली आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपकी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और आपकी महालनोविस। इतना आप याद रखिएगा, महालवाड़ी जिसको बोलते हैं महालवाड़ी। फिर अगर बात करोगे हरित क्रांति किसमें नहीं शामिल, देखिए हरित क्रांति में क्या नहीं शामिल, तो क्वेश्चन थोड़ा अजीब देता है आपके, क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। ये रियल क्वेश्चन आपका जीडी का है। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया था? देखो हरित क्रांति मतलब बड़ा किसके लिए चलाई गई थी? ये सिर्फ और सिर्फ कृषि के विकास के लिए चलाई गई थी। तो कृषि के विकास के लिए क्या जरूरत पड़ती है? खाद की जरूरत पड़ती है, बीज की जरूरत पड़ती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आप पढ़िए इसमें। अगर बात करेंगे इसको गांव की सड़कों की सुधार को, चलिए देखते चलिए भी लगाई मत, गांव की सड़कों की सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली फसल को, हाँ इसको तो शामिल किया गया था। सिंचाई उपयोग की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली को भी है, अगर सिंचाई नहीं होगी तो आपकी फसल कैसे विकसित होगी। फिर खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को, ये भी। तो अगर बात करोगे ये नहीं शामिल किया गया था, गाँव की सड़कों की सुधार को, ये मूल उद्देश्य नहीं था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, साइखोम मीराबाई चानू को सन 2018 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह किससे संबंधित है आपके? तो वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। सन 2018 में ही इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे। आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिए, ये भी इनको सन 2018 में दिया गया है। और अभी जो आपके हाल ही में ओलंपिक खेल हुए उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर अगर आप बात करोगे, लास्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? अगर बात करोगे गरबा आपका गुजरात। 2 नृत्य हैं आपके, गरबा और डांडिया, दोनों नृत्य आपके कहाँ होते हैं? ये गुजरात के क्षेत्र में होते हैं। तो इतने क्वेश्चन आप पढ़िए। इसके साथ हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए, वो भी आप याद रखिएगा। कर फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप मेहनत करते रहिए और जितना आप पढ़ रहे हैं टेस्ट जरूर दीजिए, ऑनलाइन प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व करिए। इससे पता चल जाएगा कि हमारी पढ़ाई किस दिशा में है। थैंक यू बेटा।